हर चैप्टर का एक ऐसा पार्ट जिसमें बच्चे को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रहती है ना, उसको डिस्कस करने की कोशिश करें। यहाँ पे सिर्फ बात की जाएगी क्वेश्चंस और क्वेश्चंस के जरिए कॉन्सेप्ट्स की। आज का जैसा हमारा टॉपिक है वो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, है ना। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कैसी दिखती है तो सबको पता है कि वो ऐसी दिखती है। पीरियोडिक टेबल अगर हमें बनानी है तो हमें ये पता होना चाहिए कि n+l रूल है क्या। हर पीरियड ns सबशेल से स्टार्ट होता है और np सबशेल पे खत्म होता है। फोर्थ पीरियड से डी ब्लॉक स्टार्ट हुआ ना। फोर्थ पीरियड से डी ब्लॉक स्टार्ट हुआ कि नहीं हुआ। हेलो बच्चों, नमस्कार, क्या हाल चाल, तो कैसे हैं आप सब लोग। हाँ जी, स्वागत है आपका पेन किलर सीरीज में। जी हाँ, क्या होने वाला है इस सीरीज में, बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। इस सीरीज में जैसा कि आपको बाकी सब्जेक्ट में भी सर लोगों ने बताया है, मैं आपको अपने सब्जेक्ट के बारे में बता देता हूँ कि हर चैप्टर का जो एक ऐसा पार्ट जिसमें बच्चे को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रहती है ना, उसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। हालांकि कोशिश हमारी रहेगी कि हम उस चैप्टर का, है ना, मैक्सिमम पार्ट कवर कर पाए, ठीक है। और दूसरा ये भी चीज रहेगी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के जरिए चीजें करवाई जाएंगी, क्योंकि बहुत सारी जो थियरी है उसे तो हम नहीं पढ़ पाएंगे। आज का जैसा हमारा टॉपिक है वो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, है ना। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कैसी दिखती है तो सबको पता है कि वो ऐसी दिखती है, ठीक है। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल इसे बोल सकते हैं हम, है ना। ज्यादा अप्रोप्रिएट जो वर्ड है वो है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। अब इसकी निमोनिक्स के चर्चा थोड़ी करूंगा मैं, है ना। मैं आपको कोई निमोनिक्स नहीं बताऊंगा, कोई ट्रिक्स नहीं बताऊंगा। यहाँ पे सिर्फ बात की जाएगी क्वेश्चंस और क्वेश्चंस के जरिए कॉन्सेप्ट्स की, क्योंकि कम समय में अगर हमें उस चीज को सीखना है तो एक इस तरह से चीजों को हमें पढ़ना पड़ेगा कि हम कॉन्सेप्ट के मतलब क्वेश्चंस के अंदर जो है वो कॉन्सेप्ट की बात कर लें। आई होप आप मेरा पॉइंट समझ रहे हैं, क्योंकि सिर्फ लिमिटेड लेक्चर्स होंगे, है ना। हर चैप्टर के लिए दो तीन लेक्चर्स जो हैं वो हैं, उसमें आपको पूरा चैप्टर की सबसे इम्पोर्टेंट बातें जो हैं वो हम बताएंगे। एक ऐसा पार्ट जहां से क्वेश्चंस हमेशा बनते आए हैं, है ना, मेन एग्जाम में क्वेश्चंस हमेशा पूछे गए हैं, उस चीज को हम डिस्कस यहाँ करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपके सामने है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। सर इसको देख के क्या क्या सीख सकते हैं, तो बेसिक चीजें जो पता होनी चाहिए, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे हम। जो बेसिक चीजें हमें पता होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि इसमें टोटल ना 7 पीरियड होते हैं। टोटल कितने पीरियड होते हैं बेटा? 7 पीरियड होते हैं। जैसे ये आपका पीरियड नंबर 1 है, ये आपका पीरियड नंबर 2 है, ये आपका पीरियड नंबर 3 है, ये आपका पीरियड नंबर 4 है, ये आपका पीरियड नंबर 5 है, ये आपका 6 है और ये आपका 7 है। तो अभी हमारे पास प्रेजेंट फॉर्मेट ऑफ पीरियोडिक टेबल में ये 6 और 7 ही है ना। 6 और 7 में से ही निकाले हुए एलिमेंट्स हैं, है ना। इन्हें बोलते हैं हम क्या? पीरियड्स। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं उसे हम पीरियड बोलते हैं। जो आपको 4 ब्लॉक दिख रहे हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और ये आपका हो गया एफ ब्लॉक, 4 ब्लॉक होते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइंस में आपको सबसे छोटा पीरियड देखो पहला ही दिख रहा होगा, बिकॉज पहले में ये एक एलिमेंट है और एक दूसरा एलिमेंट है, सबसे छोटा पीरियड हो गया, है ना। उसके बाद दूसरा पीरियड और तीसरा पीरियड सेम साइज के हैं, देखो वहां पे 2 एलिमेंट और 6 यहाँ पे, तो मिलके कितने हो गए? 8। तो अगर हम इस पीरियड में बात करें तो 2 एलिमेंट हैं, इसमें बात करें तो 8 हैं, इसमें भी 8 हैं, इसमें 18 हो गए, क्योंकि बीच में ये 3 से लेके ये 12 तक जो ग्रुप है आपका, ये 10 एलिमेंट ऐड हो चुके हैं। उसके बाद ये भी 18 ही है, ये 32 है और ये भी 32 है। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स की अगर हम बात करें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो उसमें भी हमने ये चीज साइड में लिख दी है। ग्रुप्स कौन से होते हैं? जो आपको ये नंबरिंग दिख रही है 1, है ना, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सब ना 18 तक, तो 18 जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं वो ग्रुप होते हैं। यहाँ पे जो आपका थर्ड ग्रुप है, उस थर्ड ग्रुप से ही ये जो है एलिमेंट्स निकाले गए हैं, थर्ड ग्रुप से ही एलिमेंट्स निकाले गए हैं, थर्ड ग्रुप से ही एलिमेंट्स निकाले गए हैं, ये थर्ड ग्रुप से ही एलिमेंट निकाले गए हैं। इन्हें बोलते हैं हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, जिसमें से ये जो हमारा रहता है इन्हें बोलते हैं लेंथेनॉइड्स, जिसका पीरियड 6 है। इन्हें बोलते हैं एक्टिनॉइड्स, ठीक है बेटा। ये कुछ बेसिक सी बातें हैं। ये जो बेसिक बातें मैंने आपको बताई हैं उन्हें लिख लेते हैं। क्या? 7 हॉरिजॉन्टल रोज, उन्हें हम बोलते हैं पीरियड, ठीक है भाई। और
वो इक्वल किसके इक्वल होता है? पीरियड इक्वल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ आउटर मोस्ट शेल। किसी भी एलिमेंट का पीरियड नंबर किसके बराबर होता है? इक्वल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ आउटर मोस्ट शेल। फिर आता है हमारे पास 18 वर्टिकल कॉलम्स। इन्हें बोलते हैं ग्रुप। इन्हें क्या बोलते हैं? ग्रुप्स बोलते हैं। ये 1 to 18 होते हैं। ठीक है, कहां से कहां तक होते हैं? 1 to 18। तीसरा ग्रुप हमारा लार्जेस्ट ग्रुप होता है। जो हमारा थर्ड ग्रुप है वो हमारा लार्जेस्ट ग्रुप है। थर्ड ग्रुप जो होता है वो लार्जेस्ट ग्रुप होता है। थर्ड कौन सा होता है? लार्जेस्ट ग्रुप, बिकॉज उसमें 32 एलिमेंट्स रहते हैं। अब 32 का हिसाब दिखा लोगे तो 4 तो डी ब्लॉक के और 28 एफ ब्लॉक के रहते हैं। तो इस वजह से उसे क्या बोला जाता है? लार्जेस्ट ग्रुप बोला जाता है। 4 हमारे पास ब्लॉक होंगे। कौन कौन से होंगे? एस होगा, पी होगा, डी होगा और एफ होगा। अभी तक हमारे पास उसमें 4 ब्लॉक्स हैं। सो मोटा मोटा एक लेआउट के बारे में अगर हम बात करें तो वो लेआउट हमारे पास ऐसा है। फिर हमारी पूरी पीरियोडिक टेबल जो है वो किस पर बेस्ड है? ये जो कंप्लीट पीरियोडिक टेबल है, अगर आप एनसीईआरटी वाली देखना चाहो तो ये रही एनसीईआरटी वाली पीरियोडिक टेबल भी है। इसमें ये मेंशन है कि कौन सी सीरीज, जैसे ये है डी ब्लॉक तो 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, 6D सीरीज, 4F सीरीज, लेंथेनॉइड, 5F सीरीज, है ना। तो इलेक्ट्रॉन प्रोग्रेसिवली जिस सब शेल में भरे जा रहे हैं उस हिसाब से इनका नाम होता है ना। कि ये जैसे मान लीजिए 4F सीरीज है, ये 5F सीरीज है। तो जब आप इन एलिमेंट्स के कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे होंगे तो जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ चेंजेस हो रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कहाँ हो रही होगी? 4F में हो रही होगी और इसकी 5F में हो रही होगी। सो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स भरे जा रहे हैं लगातार, है ना, सिक्वेंशली, उस हिसाब से इन सीरीज का नाम डलता है ना। और ये कॉन्फ़िगरेशन पर बेस्ड होती है पूरी पीरियोडिक टेबल, है ना, जो है वो कॉन्फ़िगरेशंस का ही, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कॉन्सिक्वेंस है। तो हम एक पॉइंट लिख सकते हैं यहाँ पे और उसके बाद अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे कि ये जो हमारी लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है, जो भी हमारी पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, है ना। कॉन्सिक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस यानी कि कुल मिला के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे भरे जाते हैं वो किस पर बेस्ड होते हैं? N+L रूल पर बेस्ड होते हैं। तो हमारी पीरियोडिक टेबल किसका परिणाम है? N+L रूल का ही परिणाम है। हमारी पीरियोडिक टेबल जो है वो N+L रूल पर का ही परिणाम है। और ये किस पर बेस्ड होती है? बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर, है ना, एटॉमिक नंबर। तो एलिमेंट्स जो हैं किस ऑर्डर में अरेंज किए जाते हैं? एटॉमिक नंबर, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के जो ऑर्डर है उसमें अरेंज किए जाते हैं। तो हमारी पीरियोडिक टेबल किस पर बेस्ड है? एटॉमिक नंबर्स पर बेस्ड है। ठीक है भाई, एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है। जब एक एटम से दूसरे एटम पे जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन का नंबर बदलता है ना। एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट पे जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन का नंबर बदलता है। और इलेक्ट्रॉन का नंबर बदलता है तो फिर इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में जाएगा, कौन सी सबशेल में भरा जाएगा, ये भी पता होना चाहिए। तो पीरियोडिक टेबल अगर हमें बनानी है तो हमें ये पता होना चाहिए कि N+L रूल है क्या। हमें ये पता होना चाहिए कि N+L रूल है क्या। तो N+L रूल पे आके स्विच करते हैं क्योंकि हमारी पूरी पीरियोडिक टेबल इस पर बेस्ड है। ऑफबाउ प्रिंसिपल जो है उसे ही तो हम कहते हैं N+L रूल कहते हैं उसे ही। ठीक है, तो N+L रूल हमारा क्या हो गया? देखो कि हमने कहा पीरियड नंबर भी हमारा n के इक्वल ही होता है। ये याद रखना, पीरियड नंबर हमारा किसके इक्वल होता है? n के। ये नहीं लिखा, यहां लिख देना कि पीरियड नंबर जो होता है ये किससे डिनोट करते हैं? n से ही डिनोट करते हैं। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है? n ही तो होता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है? n ही तो होता है। क्वांटम नंबर्स आप लोगों को पता होगा, क्वांटम नंबर्स, क्योंकि समय कम है तो सारी चीजें डिस्कस नहीं हो सकती, इसलिए सिर्फ पीरियोडिक टेबल की ही बात की जा रही है। तो क्वांटम नंबर्स का आपको पता है, तो इसका मतलब है जब क्वांटम नंबर आउटर मोस्ट शेल का, इसकी आउटर मोस्ट शेल का क्वांटम नंबर आपको कितना दिख रहा है? तो आपने बोला सर 1 दिख रहा है।
इसमें आउटर मोस्ट शेल का क्वांटम नंबर कितना दिख रहा है? बोले सर 2 दिख रहा है, तो ये दूसरा पीरियड हो गया। इसमें आउटर मोस्ट शेल यानी कि सबसे बड़ा नंबर 3 ही दिख रहा है, तो ये तीसरा पीरियड हो गया। इसमें सबसे बड़ा नंबर सर 4 दिख रहा है, ये 4 है, ये 4 है, तो फिर इसका मतलब ये पीरियड नंबर 4 हो गया। इसमें सबसे बड़ा नंबर हमें 5 दिख रहा है, तो इसका मतलब ये पीरियड नंबर 5 हो गया। इसमें सबसे बड़ा नंबर 6 दिख रहा है, उससे बड़ा कुछ भी नहीं है, और इसमें सबसे बड़ा नंबर 7 दिख रहा है। यानी कुल मिला के हर पीरियड जो है वो आपका क्या दिखा रहा है? मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू, मतलब वैल्यू जो है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दिखा रहा है, यानी कि वो आउटर मोस्ट शेल ही होती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पहले पीरियड में आउटर मोस्ट शेल 1 ही होगी, दूसरे पीरियड में आउटर मोस्ट शेल सबसे बाहर वाली 2 ही होगी, तीसरे पीरियड की आउटर मोस्ट शेल 3, चौथे पीरियड की आउटर मोस्ट शेल 4 ही होगी। हालांकि बीच में एनर्जी सीक्वेंस के हिसाब से देखो तीसरी शेल में इलेक्ट्रॉन गया है, तीसरी शेल का सबशेल है, ऑब्वियसली जब 3D बोल रहे हो तो ये तीसरी शेल का सबशेल है, वहां इलेक्ट्रॉन गया है। तो ये सब n+l रूल से डिसाइड होता है कि लोअर वैल्यू ऑफ n+l पहले भरे जाएंगे और हायर वैल्यू ऑफ n+l बाद में भरे जाएंगे। उससे ये चीज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड होती है। अगर आप देखेंगे तो मैंने इसी को वहां पे लिख दिया है, जैसे 1s से जब 2s पे आए तो पीरियड बदल गया, तो यानी पहले पीरियड में सिर्फ 1s भरा जाएगा, दूसरे पीरियड में 2s और 2p, जब तक 3s नहीं आ जाता दूसरा पीरियड चलेगा, तो वहां पे जब तक 3s नहीं आ जाता दूसरा पीरियड चलेगा, 3s आते ही हमने तीसरा पीरियड कर दिया। अब 3s के बाद इलेक्ट्रॉन 3p में गया, 3p के बाद 3d में क्यों नहीं गया? क्योंकि 4s की एनर्जी लेवल कम है, तो पहले 4s में जाएगा, तो 3d में गया, 3d के बाद नहीं सॉरी 4s 3p में गया, उसके बाद देखो 4s आ रहा है, ये एनर्जी सीक्वेंस के हिसाब से कहां आ रहा है? 4s आ रहा है, तो 4s आ रहा है तो फिर इसका पीरियड चौथा हो गया, उसके बाद ये 3D में गया, उसके बाद ये एनर्जी सीक्वेंस ऐसे आपको दिख रही है। अगर आप देखें तो ये मोटे मोटे तौर पे किस एनर्जी सीक्वेंस में है कि कोई भी पीरियड ns से स्टार्ट हो रहा है और कोई भी पीरियड जो है उसके बाद n-2 f में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, अगर वो वैलिड है तो। जैसे पहले पीरियड में f नहीं है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं है, चौथे में नहीं है, पांचवें में नहीं है, छठे में है, तो हमने एक मैक्सिमम पॉसिबल चीज का लिया है। हमने स्टैंडर्ड फॉर्मूला कहां से उठाया है कि जो 6th और 7th पीरियड से हमने स्टैंडर्ड फॉर्मूला उठाया कि n की वैल्यू तो n इज इक्वल टू 6, तो 6s, अब 2 निकल गए तो यहाँ पे 4f हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे n-1d हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे np हो जाएगा। ये एक फॉर्मूला है जो n+l रूल ही है, एक पर्टिकुलर पीरियड का अगर फॉर्मूला निकालना हो। अब जहां जहां ये सबशेल्स बीच वाली वैलिड नहीं होंगी वहां वहां हट जाएंगी। कैसे नहीं वैलिड होगी? जब n की वैल्यू 1 होती है, जब n की वैल्यू, ये कैसे निकालेंगे? जब n की वैल्यू 1 होती है तो l की वैल्यू सिर्फ 0 होती है, यानी कि सिर्फ s होता है, इसलिए पहले में सिर्फ 1s ही है, पहले में सिर्फ 1s होता है। उसके बाद अब सीक्वेंस हमें ये कहती है कि दूसरा अगर ये 2 हो तो L की वैल्यू 0 और 1 हो सकती है, यानी S हो सकता है, P हो सकता है, तो देखो 2S है 2P है। क्या यहाँ पे 2 हो सकता है? नहीं। तो यहाँ पे D हो सकता है? नहीं। तो आपको कहीं पे 2D नजर आएगा क्या? नहीं आएगा। तो 2D नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। तो कौन सी सबशेल्स प्रेजेंट है ये डिसाइड होता है किससे? एजीमुथल क्वांटम नंबर से, L से। वहां से हमने ये चीज डिसाइड कर ली। उसके बाद सीक्वेंस कैसे डिसाइड होगी? तो n और l की वैल्यू को टोटल करेंगे, जिसकी n और l की वैल्यू लोअर नंबर पे रहेगी, लोअर वैल्यू रहेगी उसे पहले भरा जाएगा, और जो हायर रहेगी उसे बाद में भरा जाएगा। ये सारी सीक्वेंस हमने देखी। कुल मिला के हर एक पीरियड की शुरुआत ns से होती है, उसके बाद खत्म वो np पे ही होता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि हर पीरियड, अगर पहला पीरियड छोड़ दे तो क्योंकि वो p पे खत्म नहीं हो रहा, एक्सेप्ट फर्स्ट पीरियड, हर पीरियड ns सबशेल से स्टार्ट होता है और np सबशेल पे खत्म होता है। यानी जिस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के s सबशेल से शुरू होगा उसी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के p सबशेल पे एंड होगा। ये देखो 4 नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से शुरू हुआ, 4 नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे ही खत्म हुआ। दैट्स वाई सबसे लेफ्ट मोस्ट पार्ट जो है लेफ्ट वाला वो आपका एस ब्लॉक है, क्योंकि सबसे लेफ्ट में एस ही चल रहा है, ये देखो। और सबसे राइट में आपके पी ही आएगा, कोई सा भी देख लो, पी 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 पी, ये देखो पी 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 पी। तो सबसे राइट में आपका पी ब्लॉक होता है। आप पीरियोडिक टेबल जब देखते हैं ना तो लेफ्ट में आपका क्या होता है? एस ब्लॉक होता है, राइट में आपका पी ब्लॉक होता है, ये देखो।
ये पूरा पी ब्लॉक है, उधर पूरा एस ब्लॉक है। हाँ, बीच में जहां जहां जो चीज वैलिड होगी वहां एफ ब्लॉक आ जाए, मतलब वहां एफ और डी आ जाएगा। जरा देख के बताओ, ये देखना जरा, फोर्थ पीरियड से डी ब्लॉक स्टार्ट हुआ ना? फोर्थ पीरियड से डी ब्लॉक स्टार्ट हुआ कि नहीं हुआ? तो ये फॉर्मूला हमें सिखा तो रहा है कि फोर्थ पीरियड में डी में इलेक्ट्रॉन पहले जा रहा है, तो डी ब्लॉक का जो इन्वॉल्वमेंट है वो फोर्थ पीरियड से शुरू हुआ। पहला पीरियड, दूसरा पीरियड, तीसरा पीरियड में कोई डी ब्लॉक नहीं है। फिर पांचवा पीरियड में भी क्या है? डी ब्लॉक है। अभी आपने छठे पीरियड में एफ आ गया, देखो छठे पीरियड में क्या आ गया? एफ आ गया। छठे पीरियड और सातवें पीरियड में एफ आया कि नहीं आया? आया। अब जरा इसको ध्यान से देखो, ये सिक्स्थ पीरियड है, ये भी सिक्स्थ पीरियड है, यहाँ लिखा हुआ नहीं है, मैं आपको बताता हूँ पीरियड नंबर जो, अच्छा वहां पहले वाली देख लेते ना, ये लो, ये सिक्स्थ पीरियड है, ये भी सिक्स्थ, ये सिक्स्थ पीरियड है, ये सेवंथ पीरियड है, तो ये भी सिक्स्थ पीरियड है, ये भी सेवंथ पीरियड है, यानी एफ ब्लॉक भी सिक्स्थ और सेवंथ पीरियड में ही होंगे। तो आपने वो फॉर्मूला देखा, एफ का इन्वॉल्वमेंट सिक्स्थ और सेवंथ पीरियड में ही तो आया है, इसीलिए यहां पे हमें ये चीज देखने को मिलती है। क्लियर है? अभी इनसे और क्या क्या सीख सकते हैं, इनसे और क्या क्या सीख सकते हैं? तो ये हो गई पीरियड सबशेल्स, इन्हें क्या बोलेंगे हम? पीरियड सबशेल्स। कि ये तो हो गया पीरियड और ये हो गई पीरियड सबशेल्स। एनर्जी सीक्वेंस, ये आपकी पीरियड सबशेल्स की एनर्जी सीक्वेंस हो गई, ये जो दिख रही है आपको ना। तो इन्हें शॉर्ट में याद करने का तरीका है एस, एसपी, एसपी, एसडीपी, एसडीपी, एसएफडीपी, एसएफडीपी, ये हो गया। इस सीक्वेंस में भरे जाएंगे हर एक पीरियड, ठीक है बेटा? हर एक पीरियड के सीक्वेंस में भरा जाएगा, उस पर्टिकुलर पीरियड की सीक्वेंस में ही भरा जाएगा। तो आपसे एक सवाल पूछे, मान लो कि कौन से पीरियड में कौन सा जो है वो भरेगा। जैसे पहला सवाल करते हैं, इसमें कॉन्सेप्ट कौन सा यूज हुआ तो अभी पता लग जाएगा। जैसे मान लीजिए पहला सवाल आपके सामने आया और उसने लिखा कि आफ्टर द फिलिंग ऑफ एनपी ऑर्बिटल्स नेक्स्ट ऑर्बिटल फिल विल बी। देखो एनपी जो होता है ना वो लास्ट होता है, कभी भी याद रखना, कोई सा भी पीरियड हो एनपी लास्ट होता है। पहला पीरियड छोड़ दो, उसकी बात यहां नहीं हुई है ना, इसकी बात यहां नहीं हुई, ये n-1d है और यहाँ पे np है। जब कभी भी यहाँ पे इफ अगर मान लीजिए आप n की वैल्यू, लेट सपोज आप n की वैल्यू मान लीजिए, है ना, n की वैल्यू कितनी ले ली हमने? इफ n इज इक्वल टू मान लीजिए कुछ 4 ले लिया। हर पीरियड जब स्टार्ट होता है ना एक नए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से शुरू होता है। तो अगर आपने n की वैल्यू 4 ले ली तो ये 4p होगा और ये 4s होगा। 4p के बाद इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? नया आएगा ना 5s। सो विद रेस्पेक्ट टू n इज इक्वल्स टू 4, ये क्या कहलाएगा? ये n+1s ही तो कहलाएगा। अगर हम देखें विद रेस्पेक्ट टू p, विद रेस्पेक्ट टू 4 की वैल्यू, क्योंकि हमें ये कह रहा है np के बाद क्या भरेगा, np के बाद ns नहीं भर सकता, क्योंकि जिस जो वैल्यू n की तुम वहां लोगे वो सेम यहां नहीं ले सकते। क्या आपने 4p के बाद 4s भरा? क्या नहीं भरा। आपने 4p के बाद 5s भरा, है ना? यही तरीका है, देखो यही तरीका है। आपने क्या भरा? आपने हर जगह पे 2p भरा, एक ज्यादा करके 3s, 3p भरा, एक ज्यादा करके 4s, 4p भरा, एक ज्यादा करके 5s, 5p भरा, एक ज्यादा करके 6s, 6p भरा, एक ज्यादा करके 7s। यानी कि हर पीरियड की शुरुआत एक नए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से होती है और वो पिछली np से एक ज्यादा होता है। यानी कि कायदे से देखा जाए तो अगर आप इसे बोलते हैं np तो ये n+1s हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। हाँ, इस पर्टिकुलर पीरियड के लिए तो फिर ये ns है, लेकिन पिछले पीरियड के हिसाब से तो ये n+1s हो गया ना बेटा, पिछले पीरियड के हिसाब से। सो ये कह रहा है कि जब भी आप np में इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो अगला इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? तो अगला इलेक्ट्रॉन हमेशा कहां जाएगा बेटा? अगला इलेक्ट्रॉन जाएगा कहां पे? n+1s में। तो यहां से कुछ चीज सीखने को मिलती है। एक स्टेटमेंट जो बनता है वो ये बन सकता है कि हर पीरियड की शुरुआत जो है एक नए प्रिंसिपल क्वांटम से, यानी कि एक नए हायर एनर्जी लेवल से होती है। ठीक है, एक नए हायर एनर्जी लेवल से, एक नए एनर्जी लेवल से स्टार्ट होती है। किसकी? हर पीरियड की शुरुआत। याद हो जाएगा पक्का? इस सवाल से क्या क्या सीखे? इस सवाल से ये सीखे हर पीरियड की शुरुआत n+1
1s से होती है, मतलब एक नए से होती है, n+1s तो नहीं कहूंगा, बट हाँ पिछला जो भी n होगा उसके आगे वाला तो बोल दूंगा मैं। तो अगर ऐसा सवाल n पे बोला हुआ है तो इससे जस्ट आगे वाला क्या हो गया, n+1s हो गया। उसके बाद अगला आता है, ये तो कॉन्फ़िगरेशन वाला है, इसे बाद में करते हैं। ये देखिए, ये एक जेई में पूछा हुआ सवाल है ना, जेई का ही नहीं, ये वाला जेई वाला नहीं है, आगे आएगा, देखते हैं। फॉर द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, अब हम क्वेश्चंस कर लेंगे, क्वेश्चंस के जरिए हम चीजें जो भी बचेगी वो सब क्वेश्चंस के जरिए कर लेंगे। पीरियोडिक टेबल का एक बेसिक आइडिया दे दिया, कुछ कुछ चीजें बता दी मैंने आपको। अब हम जो भी कुछ बीच में बात करेंगे, पूरी पीरियोडिक टेबल n+l रूल पर बेस्ड है, कॉन्फ़िगरेशन पर बेस्ड है, ये सारी चीज भी बता दी। अब हम सिर्फ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत छोटा सा पार्ट है, स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ पीरियोडिक टेबल काइंड ऑफ ये लेक्चर है, और स्ट्रक्चरल पार्ट पे इतना जो टाइम है वो वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। प्रॉपर्टीज में से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं तो हम वहां भी डिस्कस करेंगे। फॉर द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल इनकरेक्ट स्टेटमेंट, मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ पीरियड इज इक्वल टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पीरियड सबशेल। अभी आप बोलोगे कि पीरियड सबशेल, तो आपने अभी बोला कि फर्स्ट पीरियड है ना, फर्स्ट पीरियड है, फिर सेकेंड पीरियड है, और फिर थर्ड पीरियड है, और फिर फोर्थ पीरियड है, ठीक है। इनमें से कोई सा भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिख देता हूँ, है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पीरियड सबशेल। ये वही चीज है जो हमने की है, हमने लिख दिया पीरियड सबशेल। फोर्थ पीरियड में, है ना, जैसे मान लीजिए फोर्थ पीरियड ले लेता हूं मैं, और आगे भी ले सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैंने एग्जांपल के लिए फोर्थ पीरियड ले लिया, आप कुछ भी ले सकते हो। यानी 4s के बाद इलेक्ट्रॉन 3d में जाएगा, और उसके बाद 4p में जाएगा। ये सब शेल में तुम कितना इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, सर 2 भर सकते हैं। सर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। इसमें तुम कितना भर सकते हो, सर मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, और इसमें कितना भर सकते हो, 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। 2 + 10 12 + 6 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 18 एलिमेंट्स आ सकते हैं, क्यों, क्योंकि इस पर्टिकुलर पीरियड में तुम यही सबशेल भरते हो, और इस सबशेल में जितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भर सकते हो। एनसीईआरटी इसको एक दूसरी लैंग्वेज से भी बोलता है, ये भी सही है। और अगर वो ये बोले कि ऑर्बिटल कितने हैं, तो इसका 1 ऑर्बिटल, इसके 5 ऑर्बिटल, और इसके 3 ऑर्बिटल। अगर आप ऑर्बिटल इंटू 2 करेंगे तब भी वही आएगा। तो 9 × 2 यानी ऑर्बिटल्स जो है, ऑर्बिटल्स इंटू 2 हो जाएगा, वो भी कितना आ जाएगा, ऐसे ही आएगा। बात वही है, 18 ही आएगा। 9 डब्बों में 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। आप 9 डब्बे हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, टोटल 9 ऑर्बिटल्स हैं। एनसीईआरटी कहता है ट्वाइस ऑफ ऑर्बिटल्स, जिस पर्टिकुलर पीरियड में जितने ऑर्बिटल्स भरे जाएंगे उसके दुगुने एलिमेंट्स होंगे। करेक्ट है। तो चलो ये वाला तो सबशेल्स के हिसाब से सही है कि भले ही आप ऑर्बिटल्स के दुगुने बोल दो या सबशेल्स में टोटल इलेक्ट्रॉन्स बोल दो, बात तो एक ही है ना। तो चलिए ये भी सही है। पीरियड नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द आउटर मोस्ट शेल नंबर। हाँ बिल्कुल, आउटर मोस्ट शेल नंबर मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एन ही बोलते हैं उसे। तो ये भी सही है, ये भी सही है ना। अभी थोड़ी देर पहले बताया था, वो कॉन्सेप्ट इसलिए नहीं लिख रहा हूं। एक्सेप्ट फर्स्ट पीरियड, each period start from ns and ends up at np सबशेल। ये भी अभी पीछे थोड़ी देर पहले ही बोला है कि ऐसा होता है। नंबर ऑफ पीरियड सबशेल्स इन अ पीरियड, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो जितने हैं उसका रूट कर दो। 18 का अंडर रूट निकालोगे तो कितना आएगा, कुछ पॉइंट्स में आएगा। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ये तो मन मर्जी से बनाया हुआ फॉर्मूला है। तो सबसे पहली चीज तो यही गलत है। इनकरेक्ट पूछा था ना भाई, इनकरेक्ट स्टेटमेंट ये रहा, है ना। तो नंबर ऑफ पीरियड सबशेल जो है, नंबर ऑफ पीरियड सबशेल जो है वो हमें n+l रूल से समझ आती है। नंबर ऑफ पीरियड सबशेल हमें किससे समझ आती है बेटा, n+l रूल से समझ आती है। ठीक है, कि कितनी भरेंगी कितनी नहीं भरेंगी। क्लियर है चीज। चलिए आगे बढ़े। चलिए तो नेक्स्ट, तो इस वाले क्वेश्चन तो हमने जो पीछे जो भी कॉन्सेप्ट अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किए हैं वही इसमें एप्लीकेबल है, वहीं से ये सवाल हुआ है। नेक्स्ट सवाल है, द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 6, द करेक्ट सीक्वेंस। ऑब्वियसली 6th पीरियड है, तो हमें पता है कि 6th पीरियड में जो है वो SFDP होता है। ठीक है, तो हमारे पास NS होगा, n-2f होगा, और n-1d होगा बेटा, और NP होगा। यही सीक्वेंस होगा। अब एक्चुअली ये एनर्जी सीक्वेंस ये सबसे लोअर एनर्जी पे है और वो सबसे हायर एनर्जी पे है। उस केस में
तो ये हो गया हमारा NS, N-2F, N-1D और NP, ये आंसर हो जाएगा हमारा, है ना। सही है, पहला ही है, और कोई रिपीट ना हो रहा हो बस देख लेना। नहीं है, ठीक है। चलिए, तो कॉन्सेप्ट यूज इसमें कौन सा हुआ है, एनर्जी सीक्वेंस ऑफ पीरियड्स। वहां से जाके आपको ये इस तरह के सवाल, क्योंकि ये 6 के लिए पूछा है, 5, 4, 7 के लिए भी पूछ सकते हैं, इमेजिनरी भी पूछ सकता है, वो इमेजिनरी भी पूछ सकता है, इमेजिनरी 8th पीरियड के लिए भी पूछ सकता है। जैसे मैं बता देता हूं, अगर इमेजिनरी 8th पीरियड ले लें हम, तो उसके लिए भी पूछ सकता है कि शुरू तो वो भी 8s से ही होगा, है ना, लेकिन फिर वो कैसा बनेगा, वो NS बनेगा, और वहां पे N-3 जो है पहले G आएगा, फिर वहां पे N-2F आएगा, क्योंकि F तो भर चुका है 7th पीरियड तक, तो पहले अब G सबशेल आएगा, जो कि अभी प्रेजेंट फॉर्मेट में है नहीं, तो N-1D, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, NP आ जाएगा। तो प्रेजेंट वाले पीरियोडिक टेबल में तो G है नहीं, दैट्स वाई वहां पे G सबशेल अभी है ही नहीं, तो G ब्लॉक भी नहीं है, तो जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन फर्दर अगर एलिमेंट्स डिस्कवर होते हैं तो हमें एक सेपरेट G ब्लॉक की जरूरत पड़ेगी, तो हमें एक इमेजिनरी चीज ली है कि अगर इस हिसाब से देखें तो फिर ये 8s है, और क्या ये 5G होगा, क्या ये जो है आपका 6F होगा, क्या ये आपका 7D होगा, और उसके बाद ये NP हो, मतलब NP बोले तो 8P होगा। तो अगर हम उसी फॉर्मूले को थोड़ा सा एक्सटेंड करें तो यहाँ पर एक नई सबशेल ऐड हो जाएगी, एंड दैट इज N-3G, और वो होगा 5G। ठीक है बेटा, वो क्या होगा, 5G होगा। ठीक है, ये 8th पीरियड की एक एनर्जी सीक्वेंस बन सकती, इमेजिनरी, अगर वो कभी ऐसा सवाल पूछ ले तो। पहले आते थे इस तरह के इमेजिनरी क्वेश्चन, अब तो नहीं आते हैं खैर, पर फिर भी अगर पूछ ले तो एक आइडिया मैंने आपको दे दिया है। वो पूछ ले फिर बताओ इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी पूछ सकता है वो, तो कोई बात नहीं, 2 यहाँ पर हैं, 14 यहाँ पर हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भर सकते हो, 14 यहाँ पर 16, उसके बाद 10 यहाँ पे भर सकते हो, 26, है ना, उसके बाद 6 यहाँ पे भर सकते हो तो 32। तो नया क्या है, G। अब G में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, हमेशा याद रखना, S में एक ऑर्बिटल होता है, P में 3 होते हैं, यानी कि ऑर्बिटल 2 बढ़ते हैं, P में 3 होते हैं, D में 5 होते हैं, फिर से ऑर्बिटल 2 बढ़े, और F में 7 डब्बे होते हैं, यानी कि डब्बे 2 बढ़ते हैं, डब्बे 2 बढ़ते हैं, तो इलेक्ट्रॉन कितने बढ़ेंगे सर, 4 बढ़ेंगे, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यहाँ इसमें इलेक्ट्रॉन 2 भर सकते हो, इसमें 6 भर सकते हो, तो 4 ही इलेक्ट्रॉन बढ़े। डब्बे 2 बढ़ते हैं, ऑर्बिटल्स 2 बढ़ते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स 4 बढ़ते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स अगर 4 बढ़ेंगे तो इसका मतलब है इसमें कितने आते हैं बेला, इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं, 14 आते हैं। तो F से आगे G होगा, F से आगे क्या होगा, G होगा। तो G में कितने इलेक्ट्रॉन भरोगे, तो पहली चीज इसमें 9 डब्बे होंगे, है ना, 9 ऑर्बिटल्स होंगे, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो 32 प्लस 18 कितना हो जाएगा, 50 एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो एक इमेजिनरी अगर वो सवाल पूछे कि पहले तो बताओ सीक्वेंस कितना, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, यहाँ 18 आ सकते हैं, यहाँ 14 आ सकते हैं, यहाँ पे आपके 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, यहाँ पे आपके 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो अगर आप ये टोटल काउंट करते हैं तो इतना ही होगा, और ऑर्बिटल्स के दुगुने ही हैं अभी भी, चिंता ना करें, 25 ऑर्बिटल होंगे और 50 एलिमेंट्स इसमें भर सकते हो, 50 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, तो 50 अलग अलग एलिमेंट्स इस पीरियड में भर सकते हो। ये है हमारा एक कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है टोटल नंबर ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स प्रेजेंट इन 3rd पीरियड। 3rd पीरियड में डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं वो हमें पता करना है। तो मेरे ख्याल से जिसको ये पता है कि पहले की S, फिर SP, फिर SP, फिर SDP, ये पहला 4th पीरियड है जिसमें D गया है। 3rd पीरियड में D है ही नहीं, 3rd पीरियड में D है ही नहीं, तो इसका मतलब है तीसरे पीरियड में तो कोई भी डी ब्लॉक एलिमेंट नहीं होगा। पीरियड ही स्टार्ट, डी ब्लॉक स्टार्ट्स फ्रॉम 4th पीरियड। कहां से स्टार्ट होगा, डी ब्लॉक एलिमेंट्स स्टार्ट्स फ्रॉम स्टार्ट्स फ्रॉम 4th पीरियड। ठीक है भाई, ये 4th पीरियड से स्टार्ट होगा। सही है, चलिए नेक्स्ट आता है अगला सवाल। विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। कौन सा स्टेटमेंट गलत है भैया, देखते हैं। 18 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन 5th पीरियड,
फिफ्थ पीरियड में एनर्जी सीक्वेंस क्या होती है? फिफ्थ पीरियड की एनर्जी सीक्वेंस होती है 5s 4d और 5p। तो इसमें मिला के कितने 18 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे? यस, तो ये तो सही है। नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इन अ पीरियड आर सेम हैं। एक पीरियड में वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम कैसे हो सकते हैं? ग्रुप में सेम रहते हैं, है ना, रिमेन्स सेम इन ग्रुप। ग्रुप में सेम रहते हैं, है ना, ग्रुप में जो है वो जनरली सेम रहते हैं, जनरली रिमेन्स सेम इन ग्रुप नॉट पीरियड, तो वो गलत हो गया। थर्ड ग्रुप कंटेन्स 32 एलिमेंट्स, पीछे बता दिया। लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनोइड्स आर प्लेस्ड इन सेम ग्रुप, यस वो थर्ड ग्रुप में ही होते हैं, तो ये भी बता दिया। तो आंसर इसका सीधा सीधा निकल ही गया, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना, वैलेंस शेल जनरली आउटर मोस्ट शेल होती है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। लेकिन ये वैलिड होती है सिर्फ किसके लिए? एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के लिए, कि जिसमें आप वैलेंस शेल को आउटर मोस्ट शेल बोल सकते हो। डी ब्लॉक में और एफ ब्लॉक में थोड़ा सा केस अलग फंसता है। डी ब्लॉक में क्या होता है, अंदर एक कम वाली शेल, अंदर वाली शेल भी क्या करती हैं? इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं, उसके इलेक्ट्रॉन्स भी पार्टिसिपेट करते हैं एक कम वाले में, n-1 वाली शेल भी। फिर एफ ब्लॉक में जाते हो तो n-2 वाली शेल के इलेक्ट्रॉन्स भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो ना तो n-1 जो है उसे आउटर मोस्ट बोल सकते हैं, ना ही n-2 को आउटर मोस्ट बोल सकते हैं। तो इन केस ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक, वैलेंस शेल जो है उसकी डेफिनेशन थोड़ी अलग हो जाती है, वहां पे फिर आउटर मोस्ट नहीं बोल सकते। तो एक कॉमन टर्म जरूर यूज कर सकते हो कि ऐसी शेल जिसके इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं या केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं, उसे हम वैलेंस शेल बोलते हैं, और इन इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो होते हैं जो बेसिकली पार्टिसिपेट करते हैं। जब आप कभी किसी से कोई कंपाउंड आपने देखा, तो वो अगर कंपाउंड +5 में बना रहा है, दैट मीन्स वो 5 इलेक्ट्रॉन पहले दे रहा है, तो ऐसे चीजें देखी जाती हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज बेसिकली कंबाइनिंग टाइप, कह सकते हो कि कंपाउंड जो है वो केमिकल रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, क्या कर रहा है, वो सारी चीजें उससे निकाला जाता है। अदरवाइज ये चीज एक कॉमन बच्चा समझ ले, अगर कॉमनली बोले तो आउटर मोस्ट बोल सकते हो, कॉमनली बोले तो। ठीक है, डी और एफ में आउटर मोस्ट नहीं बोल सकते, वो मैं अभी बताऊंगा जब कॉन्फ़िगरेशन आएगा, तो डी और एफ में आउटर मोस्ट नहीं बोल सकते। अगला सवाल है क्या, कि द 3p ऑर्बिटल्स आर हायर इन एनर्जी एज कंपेयर टू 3s ऑर्बिटल। हाँ, तो 3s जो है, अगर आप देखेंगे तो 3s जो है उसमें n+l कितना होगा, तो 3 + 0 कितना होगा, 3 होगा। उसके बाद अगर आप 3p देखेंगे तो ये 3 + 1 कितना हो गया, 4 हो गया। तो जाहिर सी बात है फिर 3s और 3p में 3p की एनर्जी ही ज्यादा होगी, तो पहला तो सही है। n+l फॉर 3p ऑर्बिटल इज लोअर देन 3d, यानी कि हमें 3d भी देखना है। 3d की जो है वो 3, n तो 3 दिख ही रहा है, जो ये आगे नंबर लिखा होता है ना बेटा, ये 3 होता है, ये n होता है ना ये, और d के हिसाब से इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई। तो इसका मतलब है अगर हम देखें तो 3s, उसके बाद 3p और उसके बाद 3d है ना, सॉरी उल्टा लिख दिया, ये 3p है और उसके बाद एनर्जी में कौन सा आएगा, 3d आएगा। तो ये कह रहा है, स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि 3p ऑर्बिटल इज लोअर, हाँ तो 3p कम है, तो ये भी सही है। बट इन दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है ना, बिकॉज उसने यहाँ 3p 3s को कंपेयर किया है और यहाँ पे 3p 3d को कंपेयर किया है। तो ये तो बोल सकते हैं कि दोनों स्टेटमेंट सही है ना, लेकिन एक्सप्लेनेशन नाम की चीज थोड़ी है ये कोई। एक्सप्लेनेशन तो तब होता जब ऊपर वो सीरीज बोलता और नीचे ये 3p और 3d ही रखता, तो हम बोलते हैं। तो दोनों एक्सप्लेनेशन, दोनों बातें अपनी जगह ठीक है ना, दोनों n+l रूल से ही हो रही है, लेकिन पॉइंट वो है कि इन्होंने कनेक्ट नहीं किया उस चीज को। नेक्स्ट आता है, ये है वो IIT JEE एडवांस का सवाल। द करेक्ट स्टेटमेंट दैट आर ट्रू फॉर द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, इट रिफ्लेक्ट्स द सीक्वेंस ऑफ फिलिंग द इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्डर ऑफ सब एनर्जी लेवल। हाँ, हमने यही तो देखा है कि पहले ns जाएगा, फिर n-2f आएगा, फिर n-1d में इलेक्ट्रॉन जाएगा, जो हाईएस्ट हमारा 6 और 7 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स की अगर हम बात करें तो उसमें ये रूल वैलिड है। तो हमें सिखा क्या रहा है, हर पीरियड जब बन रहा है, हर पीरियड जब बन रहा है तो SPDF सबशेल्स भरना ही तो सिखा रहा है हमें, उस पर्टिकुलर पीरियड की सबशेल्स भरना ही तो सिखा रहा है। सो सही बात है। तो ये तो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट, छोड़ो ये तो कॉन्सिक्वेंस है, ये तो परिणाम ही उसका है, रिजल्ट ही उसका है।
पूरी पीरियोडिक टेबल के जो पीरियड्स हैं वो बने ही इसी तरह से, पूरी पीरियोडिक टेबल की डिजाइन अगर आप देखें तो वो इसी तरह से बनी हुई है। इट हेल्प्स टू प्रेडिक्ट द स्टेबल वैलेंसी स्टेट्स ऑफ द एलिमेंट। हाँ, एक ग्रुप में जैसे मान लीजिए, है ना, अगर मान लीजिए किसी के आउटर मोस्ट शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, जैसे मान लीजिए एस ब्लॉक हो गया, एस ब्लॉक के पहले ग्रुप में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स 1 1 है तब में, तो सारे क्या करते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन ही देते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन ही देते हैं, तो सारे के सारे क्या बनाते हैं, +1 ही बनाते हैं। तो ये जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये हमें क्या बताते हैं, उसकी वैलेंसी के बारे में आइडिया देते हैं। और अगर अपन देखें तो अब जो है वो ग्रुप नंबर आईयूपीएसी ने 1 से लेके 18 तक कर दिए, लेकिन अगर आप पहले वाले ग्रुप देखोगे तो फर्स्ट ए, सेकंड ए, है ना, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, ऐसे ए थे, बी कैटेगरी में थे, वो सब वैलेंसीज के हिसाब से थे, है ना, वो वैलेंसी के हिसाब से ग्रुप नंबर थे। हालांकि अब आईयूपीएसी ने वो नंबर्स हटा दिए हैं, बिकॉज वैलेंसी क्या होता है कि जैसे कोई नया कंपाउंड मिल गया, उसमें उसकी अलग वैलेंसी दिख गई, तो वो एक कॉमन चीज नहीं रहती, तो इन्होंने दोनों जो है चीजें हटा के अब उन्होंने एक नया नाम दे दिया 1 2 3 4, 1 से लेके 18 तक उसने ग्रुप बना लिए आईयूपीएसी ने। इट रिफ्लेक्ट्स ट्रेंड्स इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स। एक्चुअली ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ ही यही है ना। मॉजले के एक्सपेरिमेंट के बाद ये समझ आया कि जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है वो एटॉमिक नंबर मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी है देन एटॉमिक वेट। तो जब हमारे पास मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल जो थी वहां तक वो सब एटॉमिक वेट पे चल रहा था, लेकिन मोजले ने एक एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि यार एटॉमिक वेट पर बेस्ड पीरियोडिक टेबल क्यों बना रहे हैं हम एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज करेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। तो बोला कि ठीक है, तो फिर तब से हम आज तक जो भी पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं, हमारी नई पीरियोडिक टेबल वो एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है, और जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो सब किस पर बेस्ड चलती है, फिर एटॉमिक नंबर पे ही चलती है। तो सिंपल सी बात है, ये भी सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, इसका 4 हो जाएगा। सारे सही है, इसमें कौन से हैं, सारे सही है। थोड़ा थ्योरेटिकल सवाल था, बट हाँ कभी भी आ सकता है ये वाला सवाल। नेक्स्ट आ जाओ। नोबल गैसेस हैव डिफरेंट नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स देन देयर ग्रुप नंबर। पहली चीज, नोबल गैसेस का ग्रुप नंबर क्या होता है, नोबल गैस के ग्रुप नंबर क्या होता है, 18 ग्रुप होता है, ठीक है। और इनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं, तो NS2 और NP6 फॉर्मेट में चलता है, एक्सेप्ट हीलियम जो कि 1s2 होता है ओनली, उसमें P नहीं होता क्योंकि वो फर्स्ट पीरियड का है। बट अगर आप हीलियम भी कंसिडर करेंगे तब भी नोबल गैस का जो ग्रुप नंबर है वो 18 है, और उनके इलेक्ट्रॉन जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे आपको बाहर। हाँ, हालांकि इसमें 2 ही मिलेंगे, लेकिन इसके अलावा बाकी सब में 8 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। इसने यही कहा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 8। तो क्या इनका ग्रुप नंबर 8 है, इनका जो ग्रुप नंबर है वो कितना है, इनका जो ग्रुप नंबर है वो कितना है बेटा, वो तो 18 है। तो 8 एंड 18 तो सेम नंबर नहीं है, तो ये तो गलत हो गया, है ना, ये क्या हो गया, गलत हो गया, नॉट करेक्ट ही पूछा है। देखते हैं फिर इसका मतलब सारे सही हो, अच्छा डिफरेंट, ओके सॉरी 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 सॉरी, डिफरेंट डिफरेंट डिफरेंट, हाँ तो डिफरेंट में है तो फिर सही है, आई एम सॉरी। इन द 6th पीरियड ऑफ ऑर्बिटल बीइंग फिल्ड, हाँ वही NS N-2F, और ये मैंने पीछे बता दिया है, 6th पीरियड के लिए दूसरी बार सवाल आ गया, ठीक है एकदम बढ़िया। द सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज कंटेन्स द एलिमेंट्स फ्रॉम येट्रियम टू कैडमियम, है ना। तो ये जो चीज है सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज का मतलब होता है, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज का मतलब होता है 39 से लेके 48 तक, जो ये होता है येट्रियम से लेके कहाँ तक जाएगा, अपना कैडमियम तक जाएगा। इसे बोलते हैं सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज। कौन सी होती है ये, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज। और सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज को 4D सीरीज भी कहते हैं, क्योंकि इसमें ये जो पीरियड होता है ये 5वां पीरियड होता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन किस सीक्वेंस में जा रहे होते हैं, तो 4D में प्रोग्रेसिवली भरे जा रहे होते हैं। पीरियड 5वां होता है लेकिन 4D सीरीज बोलते हैं, और इसे क्या बोलते हैं, सेकेंड ट्रांजिशन। फर्स्ट वाली 3D सीरीज है, उसमें 3D में इलेक्ट्रॉन्स भरे जा रहे हैं, वो होती है अपनी स्कैंडियम से लेके जिंक तक। तो ये बात भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। O2 माइनस हैज द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट्स outermost as well as penultimate shell। ओके, क्या कह रहा है, O2 माइनस, तो यहाँ पे एक सेकेंड,
O2 माइनस की बात कर लेते हैं, क्या कहना चाह रहा है ये। पहली चीज तो ये अल्टीमेट पेनल्टीमेट को फ्री ही करते हैं। चलो आ जाओ, एक कोई भी कॉन्फ़िगरेशन उठाते हैं, O2 का ही उठा लेते हैं, O का उठा लेते हैं। तो ये होता है 1s2, 2s2 और 2p4। अगर आप O2 माइनस देखोगे तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएंगे, 1s2, 2s2 और 2p6। ठीक है भाई। अब देखो जरा, सबसे लास्ट वाले को बोला जाता है अल्टीमेट। nth शेल जो होती है ना, शेल बोला, सब शेल नहीं, शेल में दोनों सब शेल्स आएंगी, एस भी आएगा पी भी आएगा, जिसके आगे 2 नंबर लगा है वो सब आएगा। nth शेल को बोला जाता है अल्टीमेट शेल। और उससे एक कम जो होती है ये n-1 हो गई। n-1 शेल जो होती है इसे क्या बोला जाता है, पेनल्टीमेट शेल। एक और होती है प्री पेनल्टीमेट शेल, एक कम और कर दो, जैसे लेट सपोज यहाँ तीसरा हो जाएगा। अगर यहीं पे इसको एक्सटेंड करके 3s2 3p लिख दूं तो 3 नंबर अल्टीमेट, 2 नंबर पेनल्टीमेट और फिर उसकी रेस्पेक्ट में 1 नंबर प्री पेनल्टीमेट हो जाएगा या एंटी पेनल्टीमेट सेल वो शेल हो जाएगा। एनीवेज खिराल, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं और यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। भाई साहब ने कहा है सेम नंबर है, नहीं होगा, आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी वो कॉन्फ़िगरेशन देके या किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए देके ये बात कर सकता है कि पेनल्टीमेट शेल और एंटी पेनल्टीमेट शेल या अल्टीमेट शेल में कहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कम ज़्यादा हो सकते हैं। तो एक बेसिक आइडिया मैं बता देता हूँ कि जब भी हम कभी यहाँ पे ऐसी चीज़ देखेंगे तो इसमें मैं आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि कॉन्सेप्ट क्या है, मैं बताता हूँ। कोई भी एटम है, उसकी अगर n इज इक्वल्स टू 1 है, उसमें अगर n इज इक्वल्स टू 2 भी है और उसकी अगर n इज इक्वल्स टू 3 भी है, तो जो सबसे आउटर मोस्ट होती है, जैसे 3 वाले के लिए आउटर मोस्ट ये हो गई, तो ये सबसे आउटर मोस्ट है ना, आउटर मोस्ट शेल है, इसे क्या कहा जाता है, अल्टीमेट। इसे क्या कहा जाता है बेटा, अल्टीमेट शेल। अब इसमें जो भी सब शेल्स होंगी वो उसकी अल्टीमेट शेल की होंगी। फिर उसके बाद इसे बोला जाएगा n-1 शेल, इसे बोला जाता है पेनल्टीमेट शेल। जो भी सबसे बाहर वाली होती है उसके रेस्पेक्ट में एक कम और उसके रेस्पेक्ट में 2 कम, उसके रेस्पेक्ट में 2 कम। जैसे ये n है तो इसके रेस्पेक्ट में ये n-1 हुआ, इसके रेस्पेक्ट में ये n-1 n-2 हुआ, इसके रेस्पेक्ट में विद रेस्पेक्ट टू अगर हम देखें तो ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आउटर मोस्ट शेल, इसके बाद ये पेनल्टीमेट शेल, इसे बोलेंगे प्री पेनल्टीमेट शेल। तो ऐसी टर्मिनोलॉजी यूज करके वो सवाल पूछ सकता है। तो आपको जस्ट एक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है और शेल नंबर के हिसाब से पेनल्टीमेट, अल्टीमेट, पेनल्टीमेट और प्री पेनल्टीमेट में उसे डिवाइड कर देना है और फिर उसमें देख लेना है कि इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। अब हम इस सवाल को कर सकते हैं क्योंकि हमें आयरन का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। जब कभी भी किसी भी एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो उसका पीरियड नंबर निकालो। आयरन का पीरियड नंबर निकाला हमने 4 आया। उसकी एनर्जी सीक्वेंस भी ध्यान में रखो कि 4s के बाद 3d में जाएगा और फिर 4p में जाएगा, ये उसकी पर्टिकुलर एनर्जी सीक्वेंस है। उसके बाद प्रीवियस इनर्ट गैस को डब्बे में डाल दो। प्रीवियस इनर्ट गैस वो होती है, अगर आपका पीरियड 4 है तो प्रीवियस इनर्ट गैस आर्गन खत्म हुई होगी। अब आपका एटॉमिक नंबर जो आयरन है उसका एटॉमिक नंबर आपका 26 है। अब 26 में से आप 18 भर चुके हो, आर्गन लिखने का मतलब है 26 से आप 18 भर चुके हो। ये जो एनर्जी सीक्वेंस है इसे आप आगे लिख दीजिए। देखते हैं कहाँ तक इलेक्ट्रॉन जाता है। 18 और 26 का डिफरेंस 8 इलेक्ट्रॉन का होता है, तो 2 इसमें जाएगा, 6 इसमें जाएगा, इसकी जरूरत नहीं पड़ी, हटा दो। तो ये इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया, किसका, इसका। इसे रीअरेंज करके लिख सकते हैं, हालांकि इलेक्ट्रॉन पहले 4s में गया है और फिर 3d में गया है, लेकिन इसे शेल नंबर के हिसाब से 3d और 4s लिखा जाएगा। तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 6 होगा। अब ये इलेक्ट्रॉन 4s से पहले निकलेंगे क्योंकि ये बाहर की शेल है। तो 4s के इलेक्ट्रॉन अगर मैं बाहर से निकाल दूं, है ना, इससे निकाल दूं, तो Fe+2, Fe+2 का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, Fe+2 का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा आर्गन और 3d6 और 4s कितना हो जाएगा, 0। अभी आप देखो ये कह रहा है नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन इन Fe+2, डी इलेक्ट्रॉन इन Fe+2, Fe+2 में डी इलेक्ट्रॉन कितने हैं,
6d इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसमें भी कितने हैं 6d इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6d इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 दोनों में है, क्योंकि जब आपने 2 निकाले तो वो s से निकाले तो इसके 6 और इसके 6 बराबर ही रहेंगे, यानी ये 0 स्टेट में हो चाहे +2 में हो d इलेक्ट्रॉन तो बराबर ही रहेंगे। तो ये d इलेक्ट्रॉन्स इन Fe वाला तो बराबर हो गया, ये कह रहा है नॉट इक्वल चाहिए हमें। p इलेक्ट्रॉन्स इन नियोन, नियोन में p इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, तो नियोन का कॉन्फ़िगरेशन होता है बेटा क्या, नियोन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, देखो 1s2 2s2 2p6, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये तो इक्वल हो गया, ये भी आंसर हो गया, इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। एस इलेक्ट्रॉन इन मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का 1s2 2s2 2p6 और 3s2 यही होता है। अब अगर आप देखोगे मैग्नीशियम में तो ये टोटल 6 ही तो इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, 6s इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, तो वो भी 6 नंबर है, तो ये भी बराबर है। फिर बचा p इलेक्ट्रॉन्स इन क्लोरीन, क्लोरीन होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5। अगर आप देखते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं 6 और ये 5, 11 p इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, विच इज नॉट इक्वल टू द वैल्यू ऑफ 6, सो द आंसर विल बी डी। आंसर क्या हो जाएगा बेटा, डी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो 11 हो रहे हैं। टोटल p इलेक्ट्रॉन्स पूछे तो आप किसी भी कॉन्फ़िगरेशन में टोटल p इलेक्ट्रॉन्स, टोटल s इलेक्ट्रॉन्स, ये सारी चीजें आप इस सवाल पर बेस्ड ऐसी चीजें आप कर सकते हैं। उसके बाद आता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन n-1th शेल ऑफ f ब्लॉक एलिमेंट्स आर 0 to 1। अब जल्दी जल्दी में हमें ऐसा लगता है और हम अपना मुंह जला लेते हैं, ठीक है, जल्दी जल्दी में अपना मुंह जला लेते हैं। अभी ये है क्या, मैं बताता हूं, f ब्लॉक, f ब्लॉक की बात करते हैं हम किसकी बात करते हैं, f ब्लॉक की। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, n-2f, ये सब शेल है, ठीक है, 1 to 14, n-1d 0 या 1 और ns2 रहता है, बात आपकी ठीक है। अब उसने ये कहा कि n-1 वाली शेल जो है उसमें 0 से 1 होते हैं। अब मेरा सवाल ये है कि शेल 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 की दिक्कत है। शेल तो यहाँ पे मान लीजिए ये 6 है, मैं आपको एक कोई भी कॉन्फ़िगरेशन ले लेता हूँ, लेट सपोज f ब्लॉक का कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ले लिया मैंने, और मैंने ले लिया 4f 7 5d 1 और 6s 2, ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशन ले लिया मैंने, ठीक है। ये किसका कॉन्फ़िगरेशन है, 64 गैडोलिनियम का कॉन्फ़िगरेशन है। समझना बेटा, इस बात को समझना, पहला स्टेटमेंट बहुत गहरा, बहुत गहरा। अब कायदे से इसका शेल नंबर क्या है, 5 नंबर शेल, ठीक है, ये क्या है आपकी n-1 शेल ही तो है, लेकिन ये n-1 सब शेल है। उसने शेल बोला है, शेल बोलने का मतलब वो ये कह रहा है कि 5वें नंबर की शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 0 या 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। मैं कह रहा हूं अभी जो तुमको दिख रहा है वो 5वें नंबर की सबशेल में 0, 5वें नंबर की सबशेल में 0 और 1 है, 5वें नंबर की सबशेल में 0 और 1 है, लेकिन क्या 5d भर गया तो 5वें नंबर की शेल नहीं भरी होगी क्या। जिनोन लिखने का मतलब है, जिनोन लिखने का मतलब है, इसको अगर आप ओपन करेंगे, इसको अगर आप ओपन करेंगे तो इसको अगर आप ओपन करेंगे बेटा तो इसमें 5s भी भर चुका होगा, इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें 5p भी भर चुका होगा। अगर आप पूरे कॉन्फ़िगरेशन को उठा के देखेंगे तो 5 नंबर शेल में तो अंदर 5s भी होगी और 5 नंबर शेल का तो 5p भी होगा, और वो दोनों भर चुके होंगे यहाँ पे जीनोन में, अंदर भर चुके होंगे। अगर आप सीक्वेंस उठा के देखेंगे ना पूरी प्रॉपर, तो वो तो भर चुके होंगे ना। तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि 5 नंबर शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, शेल में नहीं कह सकते, इस वाली सबशेल में जो 5 नंबर डी सबशेल है 5d में एक इलेक्ट्रॉन होगा या 0 होगा। जो भी f ब्लॉक के एलिमेंट होंगे उसमें n-1 d में 0 इलेक्ट्रॉन या 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो आप एक कम सबशेल में बोल सकते हो, आप क्या बोल सकते हो, एक कम सबशेल में बोल सकते हो, आप शेल में नहीं बोल सकते। शेल का मतलब तो ये जो 5 नंबर है इसी की शेल 5 नंबर अंदर और भी है जो कि अपनी सीक्वेंस का नंबर आया होगा तब भरी होगी, तो वहां पे 5s और 5p चला होगा।
तो पूरा भरा होगा ना फिर इस हिसाब से, तो 6 और 2 8, इस हिसाब से 6 और 2 8 और एक 9 इलेक्ट्रॉन हो गए फिर इस हिसाब से, तो एक नहीं हुआ ना बेटा, तो टोटल 5 नंबर शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए। और ऐसा हर एस ब्लॉक के केस में हो रहा होगा, है ना, ऐसा हर एफ ब्लॉक के केस में हो रहा होगा। तो यहां पे देखोगे तो ये 9 इलेक्ट्रॉन्स हो गए टोटल इन n-1 शेल बोला, तो शेल बोले तो इसने यहां शेल पूछा है, यहीं पे सबसे बड़ा गेम कर गया। सबसे बड़ा गेम ही इस सवाल का यही है। सिक्स्थ पीरियड कंटेन्स 10 एलिमेंट्स विच हैव 1 और मोर 6d इलेक्ट्रॉन। कह रहा है कि छठे पीरियड में 6d इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं क्या। देखो मेरे हिसाब से तो नहीं हो सकते। छठे पीरियड की एनर्जी सीक्वेंस देखो, उसमें 6d कहीं आता है क्या। छठे पीरियड की एनर्जी सीक्वेंस देखोगे तो 6s जाता है, 4f जाता है और उसके बाद 5d आता है, 6d नहीं आता। ठीक है, तो 10 एलिमेंट नहीं हो सकते क्योंकि 5d फिल होता है वहां पे, 6d फिल नहीं होता। तो छठे पीरियड में कोई 6d इलेक्ट्रॉन नहीं रखेगा। सातवें पीरियड में 6d इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे क्योंकि सातवें पीरियड में ये वैल्यू 6d हो जाएगी, 7s 5f और 6d सातवें पीरियड में हो जाएगी। तो ये भी क्या हो गया, ये गलत, ये गलत। इन 8th पीरियड सबशेल बीइंग, हाँ वो 8वां पीरियड जो इमेजिनरी है वो 8s से 5g में जाता है, फिर 6f में जाएगा, फिर 7d में जाएगा, फिर 8p में जाएगा। ये पीछे बता दिया है तो ये सही है। तो आंसर इसका हो गया करेक्ट में सिर्फ तीसरा आंसर, सी आंसर जो है इसका क्या हो चुका है, करेक्ट हो चुका है। इसके अलावा जो है क्या क्या हो सकते हैं, द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट। ऑब्वियसली सबसे पहले इसे देख के पता करना है कि ये कभी भी ऐसा दिया हुआ है तो दो तीन चीजें पता करनी है। एक तो ये 5वां पीरियड है, एक तो ये कौन सा पीरियड है, 5वां पीरियड है। ठीक है, 5वां पीरियड है। उसके बाद 5वां पीरियड है तो ऑब्वियसली क्रोमियम काट दो क्योंकि ये चौथा पीरियड है, मैंगनीज काट दो क्योंकि ये चौथा पीरियड है। फिर आता है यारी जरा निभा मौत तक, तो ये और ये 5वां पीरियड है ऑब्वियसली, है ना, ये चीज 5वां पीरियड है। तो ये कौन सा होगा। तो अगर किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो वो ऐसे भी कर सकता है कि ये 36 है, एक और जोड़ दो 37 और ये 5 और जोड़ दो तो 42 हो गए। अब 42 नंबर कौन सा होता है, तो ऐसे भी सोच सकते हो कि 42 नंबर कौन सा होता है। तो ये 39 से शुरू होता है, ये 40 हो गया, ये 41 हो गया, ये 42 हो गया। आपको अपनी ट्रिक्स तो पता होती हैं, तो ये है ना, ये और ऐसा वाला। और अगर आप 43 जाओगे तो वो टेक्नीशियम होता है। तो हमें ये निकल के आया, हमारा कौन सा निकल के आया, ये वाला। तो ऐसे कुछ सवाल जब होते हैं ना तो इन्हें इस तरह से किया जाता है कि भाई थोड़ा बहुत अगर आपको आइडिया नहीं लग रहा आप टोटल काउंट कर लो, आपको एक एटॉमिक नंबर बन जाएगा। वो एटॉमिक नंबर जब बनेगा तो फिर आप उसको ट्रैक कर सकते हो, वो ज्यादा आसान है ना, उससे ज्यादा आसान है। हालांकि दो ऑप्शन तो इसमें वैसे कट गए थे, तो ऐसे आप कर सकते हो। फिर कुछ फॉर्मूला यहाँ पे लिख रहा हूं कि ना, जब कोई एटॉमिक नंबर दिया हो और आपसे पूछे कि पीरियड ब्लॉक और ग्रुप आइडेंटिफिकेशन बताओ, तो ये बेसिक चीजें हैं इसलिए बता के जा रहा हूँ। इस पर बेस्ड कोई क्वेश्चन नहीं भी है तो कोई बात नहीं, आप खुद ये रूल्स जो हैं वो अपने आप अंदर लग सकते हैं, आपको उसमें फायदा मिलेगा। जब भी कभी एटॉमिक नंबर, कोशिश तो ये करनी है कि हमेशा याद रखना कि पीरियड नंबर ऑफ गिवन जेड, सबसे पहले पीरियड कैसे निकालते हैं, तो एन ऑफ नेक्स्ट इनर्ट गैस, पीरियड ऑफ नेक्स्ट इनर्ट गैस, जो आगे आने वाली पीरियड इनर्ट गैस होती है उसी के पीरियड नंबर के बराबर होता है। दूसरा, ग्रुप नंबर कैसे निकालें, तो गिवन जेड प्लस 18 कर सकते हैं, माइनस क्या कर सकते हैं वहां पे, माइनस नेक्स्ट इनर्ट गैस कर सकते हैं, माइनस जेड ऑफ नेक्स्ट इनर्ट गैस। और अगर वैल्यू कम और इफ वैल्यू इन नेगेटिव देन यूज 32 इंस्टेड ऑफ 18 इन फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में आपको 18 की जगह कितना यूज करना है, 32 यूज करना है ना। एंड डू नॉट यूज दिस फॉर्मूला अप टू, डू नॉट यूज फॉर एटॉमिक नंबर अप टू 12। मैग्नीशियम तक यूज मत करो। तो आप बोलोगे मैग्नीशियम, अबे मैग्नीशियम 12 होता है भाई, 12 तक निकाल ले, खुद ही निकाल ले यार, 12 का तो खुद ही निकाल लेगा, 1 से लेके 12 तक के भी खुद नहीं निकाल सकते क्या।
ब्लॉक जो ये आपका काम आसान करने के लिए दिया हुआ है, ऐसा थोड़ी है कि मतलब ये कोई जादू मंत्र है। ब्लॉक ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप नंबर, इस फॉर्मूले से आपका जो भी ग्रुप नंबर आएगा उस हिसाब से आपको ब्लॉक लिखना है। अब आप बोलोगे एफ ब्लॉक कहाँ गया, एफ ब्लॉक तीसरे में ही है। और एफ ब्लॉक के लिए ये सब पंचायती करने की जरूरत नहीं है। जब कोई एटॉमिक नंबर बोल रहा होगा, जब कोई एटॉमिक नंबर है और वो एटॉमिक नंबर अगर 58 से 71 के बीच में है, 51, 58 या 71 या उनके बीच का है, तो वो लेंथेनॉइड ही है, ग्रुप तीसरा ही है और ब्लॉक एफ ही है। तो आप इनके लिए क्यों ये सब फॉर्मूला लगाओगे? क्या आपको एटॉमिक नंबर देख के पता नहीं चलेगा कि ये संख्या 58 और 71 या उसके बीच में है? फिर आपको क्या 90 और 103 या फिर उनके बीच की कोई संख्या समझ नहीं आती? क्या आती है तो फिर लिख लो। उसके बाद अगर आपको 104 से 118 तक का ग्रुप पता करना है, तो लास्ट 2 डिजिट जो होती है वही उसका ग्रुप नंबर होता है। जैसे 118 है तो लास्ट 2 डिजिट 18 है, 104 है तो लास्ट 2 डिजिट 4 है, तो वो ग्रुप नंबर हो जाएगा। ठीक है। और पीरियड इनका हमेशा कौन सा रहता है बेटा? 7 ही रहता है। ये तो तब जब कोई आपको एटॉमिक नंबर दिया हुआ हो। अगर आपको कोई कॉन्फ़िगरेशन दे दे, उसके बाद ये तीनों चीजें पूछे, तो सबसे पहली बात, पीरियड नंबर में, पीरियड नंबर कैसे निकलेगा कॉन्फ़िगरेशन से? तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन गिवन इन कॉन्फ़िगरेशन, वही सेम चीज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। क्या होता है वो? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। तो उससे निकल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, तो हमने यहाँ पीरियड निकाल दिया तीसरा। ब्लॉक डिसाइडेड बाय सबशेल्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स, और ये कैसे पता लगेगा? बाय कॉन्फ़िगरेशन देख के पता चलेगा, है ना? है ना? एक जनरल कॉन्फ़िगरेशन का पता लगाना पड़ेगा, है ना? कॉन्फ़िगरेशन को देखो और पता लगाओ कि वो है कि नहीं है। और इसमें भी एक जुगाड़ है ना, कि अगर एनपी इलेक्ट्रॉन्स दिख जाए तो वो पी ब्लॉक है ना? इफ एनपी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, पी ब्लॉक। इफ एनपी इलेक्ट्रॉन्स एब्सेंट, फिर वो एस हो सकता है, डी हो सकता है, एफ हो सकता है। अगर एन पी में ही इलेक्ट्रॉन है, ये देखो एन के पी में ही इलेक्ट्रॉन है, तो फिर वो पी ब्लॉक है, चिंता ही मत करो। उसके बाद इफ एनएस 1 से 2 है बट इलेक्ट्रॉन्स, या इसको ऐसे समझ लो, इफ एनएस 1 2 विद एम्प्टी n-1d एंड n-2f सबशेल्स अगर हैं, तो फिर वो एस ब्लॉक है। अगर नहीं है, इफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन n-1d एंड n-2f, तो वो फिर डी या एफ ब्लॉक हो सकता है। एस तो नहीं होगा, उसके बाद एस तो नहीं होगा। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं, ठीक है। अब उसके बाद अगर आपको यहां से कंफर्म करना है कि इनमें से कौन है, तो ऑलवेज मैं तो कह रहा हूं काउंट कर लो, कंफ्यूजन नहीं होगा, काउंट कर लो। एफ है ही नहीं तो फिर वो डी है, एफ है तो फिर वो एफ भी हो सकता है। लेकिन कुछ ऐसे एफ भी होते हैं जिनमें डी जो है 0 या 1 रहता है, तो वो एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन्स n-2f है ही नहीं, है ना, तो फिर वो डी ही है। और अगर n-2 है और उसमें डी दिख रहा है, तो थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। तो इसलिए ज्यादा बेटर है इनके, तो आप तो एटॉमिक नंबर निकाल लिया करो। जब कभी भी इनके टोटल काउंट कर लोगे इलेक्ट्रॉन्स कॉन्फ़िगरेशन में, तो एक एटॉमिक नंबर बनेगा, और वो एटॉमिक नंबर आपको बता ही देगा कि ये एफ ब्लॉक का है या डी ब्लॉक का है, क्योंकि एफ ब्लॉक के एटॉमिक नंबर तो बहुत अच्छे से याद होते हैं हमें। ठीक है बेटा। फिर ब्लॉक निकलने के बाद अगर एस ब्लॉक निकल जाए, तो उसका ग्रुप जो है एनएस में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतना ही होता है। पी ब्लॉक में जब ग्रुप नंबर निकालना होता है, तो एनपी के इलेक्ट्रॉन्स, जैसे यहां पे एनपी के इलेक्ट्रॉन्स 5 हैं, तो मैं 12 + 5 कर दूंगा, वो 17 हो जाएंगे। डी ब्लॉक में ग्रुप नंबर जो है वो आपको यहां बैठे हुए इलेक्ट्रॉन्स और n-1d में जितने इलेक्ट्रॉन्स दिए हुए हों ऐसे निकल जाएंगे। जैसे मान लीजिए 3d6 4s2 लिखा हुआ है, तो 6 और 2 है, तो ये 8वां ग्रुप हो जाएगा। ये किसका ग्रुप हो जाएगा? 8वां हो जाएगा डी ब्लॉक में। ऐसे देखते हैं। उसके बाद एफ ब्लॉक में ऑलवेज थर्ड ग्रुप, कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। अगर पता चल गया कि वो एफ ब्लॉक है, तो फिर ग्रुप तीसरा ही है, ये चीज हमको बता दी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और ये बहुत हेल्पफुल भी है। उसके बाद कभी भी ऐसा कोई नाम वाला सवाल आ जाए, IUPAC ने क्या किया, कुछ नाम लिखा है और ये बोला कि जब 100 से ऊपर के जो एटॉमिक नंबर्स होते हैं उनके नाम इस तरह से भी लिख सकते हैं।
तो मान लीजिए जैसे 10 है ना, जैसे मान लीजिए 105 लिखना है, तो 1 का क्या लिखेंगे, तो इसे अलग अलग देखें। 1 का लिखते हैं बेटा अन, है ना, तो 0 का क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा अन, उसके बाद क्या हो जाएगा नील, और उसके बाद क्या हो जाएगा पेंट। और सफिक्स जो है वो हमेशा यूज करेंगे, वो कौन सा सफिक्स होगा, ईएम सफिक्स ऑलवेज यूज करेंगे। तो नाम हो जाएगा अन नील पेंटियम, अन नील पेंटियम, UNP, क्या नाम हो जाएगा उसका, UNP हो जाएगा, UNP। क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो ऐसी चीजें जो हैं वो हमें देखनी है। इसके अलावा भी कुछ छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स अगर रह गए हैं, इसके अलावा भी कोई छोटे मोटे कॉन्सेप्ट रह गए हैं तो हम देख सकते हैं। अच्छा, एक सवाल रह गया, ये वाला कर लेते हैं, आ जाओ। टू टाइप्स ऑफ सबशेल्स आर पार्शियली फिल्ड, टू टाइप्स ऑफ सबशेल्स आर पार्शियली फिल्ड इन CU जो है वो होगा आपका, है ना, CU जो है वो आर्गन है, और 3D10 है, और 4S1 है। तो ये तो पार्शियल फिल्ड नहीं है, ये पार्शियल फिल्ड है, ये तो नहीं है। उसके बाद बाकी सब तो पूरा भरा हुआ ही है। उसके बाद क्रोमियम है, क्रोमियम में अगर हम देखें तो ये 3D5 है और 4S1 है। हाँ, ये दोनों आधी अधूरी तो भरी हुई है, आंसर तो यही हो गया। बाकी और देख लेते हैं। आयरन, आयरन में आर्गन है और 3D6 है और 4S2 है, ये पूरी भरी हुई है, ये आधी अधूरी है। जिंक में आर्गन है और 3D10 है और 4S2 है, ये भी पूरी भरी हुई है बेटा, ये भी पूरी भरी हुई है। तो इसका मतलब है हमारा जो आंसर, इस तरह से भी वो मतलब एक तरह से लैंग्वेज कुछ भी बना के आपका क्वेश्चन सामने ला सकता है। तो आई होप आपने ये सेशन एंजॉय किया होगा, बिकॉज इसमें मैंने मैक्सिमम चीजें कवर करने की कोशिश करी है। स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ पीरियोडिक टेबल में जो मेनली मैं आपको बताता हूं क्या क्या होता है, तो स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ पीरियोडिक टेबल में क्या क्या चीज जहां से सवाल बन सकता है मैं आपको बताता हूं। सवाल बन सकता है सबसे पहले लेआउट से, जिसमें वो बेसिकली ये पूछता है कितने कॉलम है, कितना क्या है, वो सब चीजें हमें पता है। उसके बाद, है ना, कितने ग्रुप्स हैं वो सब। उसके बाद पूछ सकता है वो एनर्जी सीक्वेंस, एनर्जी सीक्वेंस हमने कर लिया। उसके बाद वो पूछ सकता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन गिवन पीरियड्स, या पीरियड्स भी लिख दो, जो भी पीरियड्स वो देता है वो उसमें पूछ सकता है। ये भी हमने कर लिया कि टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे, वो हमने निकाल दिया। उसके बाद वो क्या पूछ सकता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी हमने कवर किया है ना, जितना कवर हो सकता है हमने किया है। उसके बाद वो क्या पूछ सकता है, उसके बाद वो IUPAC नेमिंग पूछ सकता है, जो हमने अभी लास्ट में कवर कर ली है। और उसके बाद ये पूछ सकता है ग्रुप, ब्लॉक, पीरियड आइडेंटिफिकेशन, ये भी हमने खत्म कर लिया। तो स्ट्रक्चरल पार्ट में जो जो कॉन्सेप्ट्स यूज हो सकते हैं और जो जो चीजें पूछ सकता है, वो चीजें हमने सारी डिस्कस कर ली है, विद द तड़का ऑफ क्वांटम नंबर ऑल्सो, बिकॉज हमने स्टार्ट ऑफ बाउ रूल से किया है। सो हमने क्वांटम नंबर के तड़का से कहानी शुरू कर ली है, हमने क्वांटम नंबर के तड़का से कहानी शुरू कर ली है। ये मेजर पार्ट होता है जहां से सवाल बनता है, इस पूरे स्ट्रक्चरल पार्ट से। और ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो हमने कवर कर लिए हैं, ये सब जो हैं वो कवर्ड हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो कवर्ड हैं, इस वाले सारे लेक्चर में कवर्ड है। सो हमने जो हमारा टारगेट बनाया है उसे हमने अचीव कर लिया है। मिलेंगे नेक्स्ट इसी चैप्टर के एक नेक्स्ट सेशन में, जिसमें बात होगी किस पे, कुछ प्रॉपर्टीज पे हम चर्चा करने वाले हैं। इसी तरह से शॉर्ट एंड क्रिस्प जो आपका एकदम कट टू कट पॉइंट वाला सेशन वो भी रहने वाला है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच।